हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको जानना है सीटेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ऑल इन वन वीडियो है। आपके जितने भी डाउट्स हैं सीटेट से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहले है कि व्हाट इज़ सीटेट। सीटेट होता क्या है, व्हाट इज़ सीटेट। सीटेट की फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। केंद्रीय विद्यालय टीचर्स बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए टेस्ट लिया जाता है जिसे बोलते हैं सीटेट। फर्स्ट है, इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये बस एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसे आपको करके क्वालिफाई करना है ताकि आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएं। इस सीटेट क्लियर करने के बाद आपको ये वाला प्रूफ बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ऐसी गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती कि आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस क्वालिफाइंग टेस्ट है जिससे कि आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है कि अब आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लायक हो। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 60% टू बिकेम सीटेट क्वालिफाइड। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट से भरते हैं उसे एटलीस्ट 60% मार्क्स तो लेकर ही आने पड़ते हैं, जब भी उनका सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ कंडक्टेड बाय CBSE एंड इट कंडक्ट सीटेट ट्वाइस इन अ ईयर। ये CBSE कंडक्ट कराती है सीटेट को, और ये सीटेट साल में कितनी बार कराती है, 2 बार। मतलब कि हर 6 महीने बाद एक सीटेट की ये फॉर्म निकालती है, सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म निकालती है जिसे आप भर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेड सीट्स नहीं होती, आप जितना चाहो, मतलब जो भी चाहो आप भर सकते हो आराम से। इट इज़ एलिजिबिलिटी टू बिकेम अ गवर्नमेंट टीचर। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस क्वालिफाइंग टेस्ट है, एक एलिजिबल हो जाते हो इसको करने के बाद एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप, ठीक। फिर है हाउ टू अप्लाई, कि अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आप सीटेट के फॉर्म निकले हैं तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट फ़ोटो स्कैन, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चाहिए JPG के फॉर्म में स्कैन किया हुआ, या तो आप अपने कंप्यूटर से स्कैन करके लगा दें, वो प्रेजेंट होना चाहिए, अभी का ही होना चाहिए, हाल फिलहाल का। या फिर अपने अपने मोबाइल से भी स्कैन करके लगा सकते हैं। सिग्नेचर चाहिए, और फिर एंटर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट, 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स फिल करवा लेंगे। फिर नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर फॉर एडमिट कार्ड। फिर जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आएगा जो आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि उसी से ही आपका एडमिट कार्ड बाद में इशू होगा। फिर है ऑनलाइन सबमिटेड। ये जो आपने फॉर्म भरा है, कोई ऑफलाइन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको डिटेल्स भर के देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन ही सारा फॉर्म फिल कराना पड़ेगा, जब भी जो सीटेट है वो उसे मान्य होगा। फिर है सीटेट आल्सो प्रोवाइड करेक्शन डेट, सो बी अवेयर। जो अगर बाई चांस, वैसे तो आप बहुत अच्छे से फिल कराओगे अपना सीटेट का फॉर्म, बट अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो सीटेट क्या है, वो आपको करेक्शन की डेट भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि बाद में आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे इसका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर इसमें आपको पता है सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू। अभी आपके ऊपर है कि आपको फर्स्ट वाला देना है या सेकंड वाला, या फिर दोनों ही देने हैं। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी लेवल का, जो फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनकी गवर्नमेंट टीचर बनना है। अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए तो आप पेपर फर्स्ट देंगे। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला है CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल विकास शिक्षण बोलते हैं हिंदी में, ठीक। नेक्स्ट है मैथ्स, गणित। फिर है लैंग्वेज 1, भाषा, पहली भाषा, और लैंग्वेज 2। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या होती है। लैंग्वेज 1 वो होती है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। मतलब कि अगर बाई चांस आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज 1 हिंदी रखिएगा। अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखिएगा।
इंग्लिश को लैंग्वेज वन अगर आप लोगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपको अच्छे से जो उसका लिटरेचर वाला पार्ट है और पोइट्री वाला पार्ट, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज वन ऑप्ट किया तो जो उसके पैसेज आते हैं ना, तो वो आपको उसके लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पहला पैसेज उसमें लिटरेचर का आएगा और दूसरा पैसेज आएगा उसका पोएम से रिलेटेड। तो अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बस अगर बोलनी या समझनी आती है तो अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट कर ली और फिर बाद में आप पछताओ, ऐसा कुछ नहीं होने का। तो अगर आप देख करके आप अपनी लैंग्वेज वन ऑप्ट कीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो लैंग्वेज वन में रखिएगा, और जो आपको थोड़ा हार्ड लगे उसे लैंग्वेज आप टू कर सकते हो। क्योंकि लैंग्वेज टू में क्या है, अगर आपने लैंग्वेज बाई चांस लैंग्वेज वन हिंदी और लैंग्वेज टू इंग्लिश ले ली तो आपको वो पैसेज वगैरह तो मिलेंगे, बट लैंग्वेज फर्स्ट में थोड़े हार्ड आएंगे, लैंग्वेज टू में ईजी आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज टू कोई सी भी भर सकते हैं। 22 बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, आप कोई सी भी आपको जो अच्छी लगे आप लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू ऑप्ट कर सकते हैं। बस लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को भरते समय ये ध्यान रखिएगा, जो इजी लैंग्वेज है उसे जो आपको बहुत इजी लगती है तो उसे लैंग्वेज वन भरिएगा, और जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है उसे लैंग्वेज टू। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंग्लिश और इंग्लिश ही ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी हिंदी ले लो, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपने जो लैंग्वेज वन भरी है वो लैंग्वेज टू नहीं आनेगी, तो दोनों अलग अलग होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा EVS, एनवायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन जिसे बोलते हैं हम। ये पांचों आपके सब्जेक्ट होते हैं पेपर वन के, CDP, मैथ्स, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और EVS। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को मैंने आपको बता दिया। अब ये कितने मार्क्स के आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। CDP के क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चंस आएंगे और वो 30 ही मार्क्स के होंगे, मतलब कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। लैंग्वेज वन जो भी आपने चूज़ करी है, सपोज़ करो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, उसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। और लैंग्वेज टू भी सेम, आपने जो भी चूज़ करी है उसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। EVS के भी हमारे 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मार्क्स भी कितने होंगे, टोटल 150 मार्क्स की, मतलब कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। और 150 ही आपको क्या होता है, मार्क्स इसमें मिलते हैं। चलिए, फर्स्ट पेपर का पैटर्न, अब सेकंड पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। सेकंड पेपर के पैटर्न में क्या होता है, वो जूनियर लेवल का होता है, मतलब कि 6 to 8। अगर आप सेकंड पेपर भर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो 6 to 8 गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो आप जूनियर लेवल के लिए हम सेकंड पेपर देते हैं। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें होता है CDP, वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षण। दूसरा है लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। फिर है हमारा सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू क्या है वो तो आपको पहले ही मैंने अभी फर्स्ट पेपर के थ्रू क्लियर कर दिया है कि लैंग्वेज वन वो तो आपको थोड़ी इजी लगे, और लैंग्वेज टू जो भी आप ऑप्ट करोगे वो। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, CDP के 30, लैंग्वेज वन के 30 और लैंग्वेज टू के भी 30, मार्क्स भी 30। अब हम देख लेते हैं ये सब्जेक्ट का क्या प्रोसेस है। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर आपके CDP के मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आ रही थी, बट इसमें मैथ और एनवायरमेंटल स्टडीज़ नहीं आती, मैथ्स और EVS नहीं आती। इसमें क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट, जो भी आपका बेसिकली सब्जेक्ट होता है, चाहे वो साइंस हो, अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है वो अपना साइंस ऑप्ट करता है, कोई मैथ्स वाला है वो मैथ्स ऑप्ट करता है, और कोई अगर कॉमर्स साइड से और आर्ट साइड से बिलोंग करता है तो वो SST ऑप्ट करता है। तो ये जो आपका खाली एक सब्जेक्ट है वो ही 60 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको पेपर 2 क्वालिफाइड करना है तो आप क्या है, आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और आप इनमें से कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड इसमें से आप एक सब्जेक्ट भरोगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये 30 और ये 60 मार्क्स का, वही सेम 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ये भी 30 एंड 60, टोटल 150 मार्क्स। और सबसे मेन और बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि CTET में नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
फिर हम थोड़ा इसकी पे स्केल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन है तो मैं इसमें सब बताऊँगी। पे स्केल क्या होता है? पे स्केल क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कैटेगरी है, जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी है, अगर उसे पेपर 1 और 2, पेपर 1 एंड 2 के लिए अगर उसे एक पेपर भरना है, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर भरना है तो 1,000 रुपये लगेंगे उसके, ठीक। और अगर यही चीज़ पेपर 1 अगर 2 अलग अलग किसी को भरना है तो SC ST या फिर डिफरेंट एबल्ड पर्सन, मतलब कि अगर SC ST कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, उन्हें एक पेपर भरने के लिए 500 रुपये लगेंगे, ठीक। आप कोई भी पेपर 1 भर सकते हो, पेपर 2 भर सकते हो, बट एक पेपर भरने के पैसे हैं ये। जनरल OBC के लिए 1,000 रुपये और SC ST वालों के लिए या डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये। अगर दोनों पेपर अगर भरने हैं, पेपर 1 और 2 के लिए आप दोनों के लिए एलिजिबल हो और आप दोनों पेपर भरना चाहते हो तो आपको वो जनरल और OBC वालों के देने पड़ेंगे इसके लिए 1,200 रुपये और SC ST वालों को दोनों पेपर के देने पड़ेंगे 600 रुपये। तो ये इसका पे स्केल है। अब इसकी टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी? पेपर 1 और पेपर 2 2011 से अब तक प्रेजेंट टाइम तक, अब तक जो टाइमिंग रही है वो 2 पेपर 1 और 2 की इस तरह से रही है। फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से 12 तक नून तक आपका पेपर 1 होगा और 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका पेपर 2 होगा। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? 2.5 घंटे का पेपर, मतलब कि 150 मिनट्स। 150 मिनट्स, अब आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स हैं और उसको करने के लिए भी आपको कितने मिनट्स मिलेंगी? 150 ही मिनट्स मिलेंगी, मतलब 2.5 घंटा। एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि 12th में आपके 50% मार्क्स हो, 50% 12th में रहने चाहिए। फिर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि B.Ed मतलब ये जो C.TET है वो कौन कर सकता है, वो कौन दे सकता है? डायरेक्ट इंटर के बाद आप C.TET नहीं दे सकते, आपको कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। या तो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग पूरी हो गई हो और बाई चांस वो पूरी ना हुई हो तो आप क्या करोगे ना कि अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के सबसे लास्ट ईयर में आप अब एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम को भरने के लिए। लास्ट ईयर कैसे? जैसे कि अगर आप B.Ed कर रहे हो वो 2 साल की होती है तो उसके सेकेंड ईयर में आप एलिजिबल हो। ऐसे D.Ed भी 2 साल की होती है तो उसके सेकेंड ईयर में आप एलिजिबल हो। जो 4 साल के होते हैं, जैसे कि B.Ed वो 4 साल की होती है, वो इंटर के बाद ही करता है। इंटर के बाद डायरेक्ट B.Ed कर लेते हैं, या स्पेशल कोर्स वगैरह होते हैं, वो 4 साल के जो होते हैं, उसके जो 4 साल में जो सबसे लास्ट सेमेस्टर होगा, सबसे लास्ट ईयर होगा, आप उसमें एलिजिबल होगे इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट भी यही है कि सीनियर सेकेंडरी विथ 45% एंड सेकेंड ईयर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यही है कि 12th में आपके 50% होने चाहिए। फिर आप चाहे B.Ed कर रहे हो, सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्पेशल, या फिर B.Ed कर रहे हो या D.Ed कर रहे हो, कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, आप एलिजिबल जब होंगे जब आपने या तो ये पूरा कर लिया हो, अगर वो अपीयरिंग में चल रहा है आपका तो उसके बिल्कुल लास्ट ईयर में आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें चाहिए ग्रेजुएशन पास्ड अपीयरिंग इन फाइनल ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। इसमें क्या चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसमें तो उसमें आपका 12th मांगा था, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपने इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो B.Ed करते हैं ये उनके लिए होता है। इसमें क्या चाहिए आपको? 12th में हो गए आपके 50% मार्क्स, और जो 4 साल का B.Ed है, मतलब कि 12th के बाद जो डायरेक्ट B.Ed करते हैं जो कि 4 साल का होता है, वो ग्रेजुएशन तो करते नहीं, वो भी इसको भर सकते हैं अपने लास्ट ईयर में। B.Ed का लास्ट ईयर मतलब कि 4th ईयर जो उनका होगा, या फिर जब वो कंप्लीट हो जाए, जब वो एलिजिबल होंगे। 12th में 50% मार्क्स चाहिए, और फिर अपीयरिंग 4 ईयर वही वाला सीन हो गया कि 4 ईयर वाले जो भी होते हैं वो उनके अपीयरिंग वाले हैं तो लास्ट में, या फिर वो कंप्लीट होने के बाद वो C.TET के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें जो B.Ed वाले हैं
जो बीएड वाले हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड जो करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड या डीएड वगैरह करते हैं, तो उन्हें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होता है, ठीक। और या तो ये बीएड आपका कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर वो अपीयरिंग में है तो उसके लास्ट ईयर में आप भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फर्स्ट पेपर की भी यही रिकमेंडेशन थी, सेकंड की भी यही है कि आप लास्ट ईयर में एलिजिबल हो जाओगे, या तो कंप्लीट ही हो जाए या फिर वो लास्ट ईयर, ठीक। फिर है रिलैक्सेशन को देख लेते हैं। रिलैक्सेशन क्या मिलता है सीटेट में? रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स रिलैक्सेशन, जो आपका सीटेट का पेपर है 150 मार्क्स का, उसके लिए क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन भी होती है, जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे आप देख लो, जनरल के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए सीटेट क्वालिफाई करने के लिए? 60%। इधर उसी अदर हैंड ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए कितने चाहिए? 55%। मतलब कि ओबीसी एससी एसटी वालों को 5% का क्या है? रिलैक्सेशन दिया है 5% का। इसमें जैसे अगर आपको परसेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया तो 150 मार्क्स के आपका मार्क्स के पूरा पेपर होता है, उसमें से जनरल वालों को चाहिए 90%, 90 मार्क्स क्लियर करने के लिए, और उधर ही ओबीसी एससी एसटी वालों को चाहिए 150 में से केवल 82 मार्क्स क्लियर करने के लिए। इसके अदर हैंड पर सेम रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग सेकेंड एंड ग्रेजुएशन, आपको 5% की जो रिलैक्सेशन है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन में भी मिलती है। क्वालिफ़िकेशन में कैसे? जैसे कि जनरल वालों को 50% ही चाहिए होंगे, उसके अदर हैंड ओबीसी एससी एसटी वालों को क्वालिफ़िकेशन में 45% भी अगर उनके हैं, अगर उनके ग्रेजुएशन में 45% भी हैं तो भी वो एलिजिबल होंगे। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में भी दे रखा है ओबीसी एससी एसटी वालों को, और साथ ही साथ क्वालिफाइंग करने के लिए भी दे रखा है 5% का, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर। सीटेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं आते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, OMR फिल करनी होती है, सॉरी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, आपको ऑफलाइन ही OMR शीट आपको मिलेगी और आपको OMR शीट फिल करनी होती है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, 1 मिनट का एक क्वेश्चन, 7 ईयर वैलिडिटी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीटेट का हमारे ने अगर सीटेट क्लियर कर लिया तो वो सर्टिफिकेट कब तक के लिए वैलिड है? वो वैलिड है आपका 7 ईयर तक। एक बार कर लो 7 साल की छुट्टी, वो वाली बात। फिर देख लेते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई तो आपका जितना भी आपने पढ़ा है वो सब वेस्ट चला जाएगा। आपके 60 मार्क्स आराम से खाली फोकट में ख़राब चले जाएंगे। तो आप ये लैंग्वेज प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। अब क्या होता है, फर्स्ट पेपर का तो भैया 30 मार्क्स के 30 के आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम होती है जो सेकंड पेपर करते हैं ना बच्चे, उनमें क्या होती है कि टोटल मार्क्स होते हैं आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कि 1 से लेकर जो पेपर का पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूँ, 1 से लेकर 30 तक के आपके CTP के क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद 31 से लेकर 90 तक के जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो उसका आपका SST हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे 31 से 90 तक, मतलब कि 60 क्वेश्चंस वो हो गए। फिर 91 से 120 तक लैंग्वेज 1 आएंगी। लैंग्वेज 1 91 से 120 तक, और 121 से 150 तक लैंग्वेज 2 आएगी। यह आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज 1 है वो 91 से लेकर 120 तक आएगी, और जो लैंग्वेज 2 है वो 121 से 150 तक आएगी। अब आप ये देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे वहाँ पर पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4th क्वेश्चन नंबर 91 से 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट ओनली। अगर उन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट लिया है तो ही वो 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक। ये वाला
ये वाला। फिर अगर उन्होंने ये करा है तो वो इंग्लिश में भरेंगे। और सेम ही ऐसा होता है कि प्रश्न 91 से 120 तक, क्योंकि आपको क्या होगा ना कि दोनों बार 91 से 120 फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा 91 से 120, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि परीक्षार्थी भाग 4 में 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक, तो आपने जो भी इंग्लिश हिंदी चुना है लैंग्वेज 1, उसमें से अगर आपने सपोज़ करो आपने लैंग्वेज 1 चुना है हिंदी, तो आप ये वाला भरेंगे 91 से 120 तक। अगर आपने चुना है इंग्लिश तो आप 91 से 120 तक ये वाला भरेंगे। दो बार देखकर 91 से 120 तक कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। फिर है इसका कि भाई कैसा आता है। आप यहाँ पर एडमिट कार्ड देखो, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट मैंने लेके दे रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस बच्चे ने क्या कर रखा है, लैंग्वेज ऑफर्ड हिंदी। इसने पहली लैंग्वेज कौन सी ले रखी है, हिंदी ले रखी है, और दूसरी लैंग्वेज कौन सी ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है। लेकिन क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी लिखा है 02 और यहाँ पे इंग्लिश लिखता है 01। तो वो सोच लेते हैं कि हमारी जो दूसरी लैंग्वेज है वो हिंदी है या फिर पहली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदी का कोड होता है। ये हिंदी का कोड आपका क्या है 02 और इंग्लिश का कोड क्या है आपका 01। ये कोड है। आपको अगर लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है कि आपकी पहली लैंग्वेज क्या है, आपने दूसरी लैंग्वेज कहाँ भरी है, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज ऑफर्ड फर्स्ट और लैंग्वेज ऑफर्ड 2। आपकी लैंग्वेज पहली कौन सी है, हिंदी, और दूसरी कौन सी है, इंग्लिश। ये उसका कोड है सिर्फ 2 और ये उसका 1। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आई होप आपको इसकी से जितनी भी प्रॉब्लम है, सीटेट की जितनी भी आपके डाउट्स हैं, वो सब लेकर ऑल इन वन वीडियो मैंने बनाई है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर बाई चांस आपको तब भी कुछ नहीं होता है आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में नीचे लिखिए। मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी सीटेट करना है उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो सके। अगर आप